एक कंप्लायंस कॉर्पोरेट वैल्यूज के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से लीडरशिप को काम करना है, ठीक है ना। प्रोफेशनल बिहेवियर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एथिकल, जो भी काम करेंगे आप एथिकल होना चाहिए, ठीक है। इसमें इसमें देखो, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रेगुलेट मॉनिटर रिपोर्ट ट्रेडिंग। हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि लिस्टिंग के बाद ना कोई ऐसा काम ना हो जाए कि सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इफेक्ट हो रहा है। मतलब रेगुलेट ट्रेडिंग बाय डायरेक्टर्स, डेजिग्नेटेड पर्संस, केएमपी एंड इमीडिएट रिलेटिव्स। कोई आपके शेयर्स में ऐसा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ मिल गया, आप पहले ही कुछ नॉलेज मिल गया और ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसका बेनिफिट वो उठा के ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आपको सेंसिटिव सीक्रेट जो डिस्कशन है वो आपके कंपनी के बोर्ड तक ही रहेगा, बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा और उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर फेयर डिस्क्लोजर, आपको प्रमोट्स करना पड़ेगा सब इंफॉर्मेशन मार्केट में कि फेयर एंड एक्यूरेट टाइमली हो, ठीक है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग के जो आपको प्रोविजन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब सीएसआर की पॉलिसी देखो, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, अपने एरिया में हो गए। सबसे पहले सीएसआर का पैसा ना अपने लोकल एरिया में जो स्पेंड करने की कोशिश की जानी चाहिए। सपोज करो आप दिल्ली में बैठे हो, तो आप दिल्ली के बेनिफिट के लिए पहले काम करोगे, क्योंकि जहां आपका ऑफिस है, जहां आपका फैक्ट्री है, जहां से आप प्रॉफिट ले रहे हो, जहां आप बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले प्रायोरिटी ना आपको वहां पे देना चाहिए। अगर वहां पे नहीं हो रहा है वो, तो फिर आप पूरे कंट्री में दे सकते हो। लेकिन आउटसाइड जाके कहीं आप कोई बेनिफिट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ गवर्नमेंट्स को बेनिफिट दे रहे हो, वो नहीं। आप अपने कंट्री के लिए बेनिफिट के लिए काम करेंगे, अपने पहले लोकल एरिया को प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना। तो सीएसआर पॉलिसी के आपको पूरा वेलफेयर आपका उसमें लिखा रहेगा, कौन कमेटी मेंबर होंगे, क्या क्या आप एक्टिविटी करेंगे, कैसे कैसे आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें, उसकी एक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी सीएसआर पॉलिसी। आपकी ये पॉलिसी जो ना मैंडेटरी पॉलिसीज है, जो आपको वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा, पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेगी इमीडिएटली। जैसे ही मैंडेट साइन होगा, कंपनी वेबसाइट रिस्ट्रक्चरिंग वेबसाइट में काम करना शुरू कर देना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ये आपको बनाना पड़ेगा, कब कैसे क्या कितना कैसे आप देंगे, ठीक है ना। आपकी एक पॉलिसी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रोग्राम, एजुकेशन फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंश्योर डायरेक्टर्स अंडरस्टैंड योर कंपनी पॉलिसी, योर रिस्क, योर गवर्नेंस, योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, की कंपनी की एथिक्स, कंपनी की वैल्यू, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, कंपनी कहाँ से आई है, कंपनी कब से शुरू हुई है, कंपनी के प्रोमोटर का विजन क्या है, कंपनी का प्रोमोटर का मिशन क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी की 5 ईयर्स 10 ईयर्स की ग्रोथ विजन क्या है, ठीक है ना। कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का जो रिस्क फैक्टर कितना है, क्या कंपनी के पास क्या क्या रिस्क हो सकता है, कंपनी के गुड गवर्नेंस है कि नहीं, उस सारे कुछ ये आईडी के पास ना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। एज पर कंपनी एक्ट, एलओडीआर, और भी कोई एप्लीकेबल लॉ हो तो उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे एनबीएफसी आरबीआई का गाइडलाइंस आ जाएगा, है ना। तो वो सारे कुछ नॉलेज होना चाहिए। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉलिसी, ये तो सीए इसमें एकदम टॉप माहिर होते हैं, सीएस वाले को सब नॉलेज है सीएस को। तो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्व इन्वेस्टर कंसर्न, स्कोर बोर्ड में जैसे आप जाएंगे, कोई कंप्लेंट आया, उठाया, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कितना आया, कितना सॉल्व कर दिया, कितना पेंडिंग रह गया, ये सारे आपको जो डिस्क्लोजर जाना है वो आप एलओडीआर के हिसाब से डिस्क्लोजर देंगे। एनआरसी कमेटी साल में एक बार मिलेंगे ही मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, एक मीटिंग होगा ही होगा इनका, ठीक है ना। इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, रेम्यूनरेशन इनका कितना फिक्स होगा, सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन होंगे, इनके जो इंटरव्यूज़ कैसे, जो देखो कोई सीनियर मैनेजमेंट में अगर बंदा आ रहा है, कोई अगर केएमपी बंदा आ रहा है, तो उनके इंटरव्यू एनआरसी पहले अप्रूव करेंगे। तो वो आपको एक लीडरशिप की ना सारी चीज़ बनाना पड़ेगा कि हम कैसे हायर एंड फायर करेंगे। उसके बाद आपके पास ना एक प्रोसीजर्स होना चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जो एनआरसी को पता होना चाहिए, और एनआरसी उसको अप्रूव भी करेंगे। ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर मटेरियल डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, जो आपका कोई भी अगर आपका इन्वेस्टर डिसीजन में इन्फ्लुएंसिंग हो रहा है कोई भी चीज़, तो उसको उस इवेंट को आपको आइडेंटिफाई करके आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा मटेरियल को, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को अगर कुछ अफेक्ट कर रहा है बिजनेस को या प्रॉफिट को, वो आपको रेगुलेशन 30 में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एलओडीआर का, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी डिटर्मिनेशन मटेरियलिटी इवेंट, देखो कोई अगर मटेरियल इवेंट्स फॉर रिपोर्टिंग जो है ना, शेयर प्राइस में कोई इफेक्ट पड़ सकता है, या कोई अगर आपका ऐसा कोई आप काम कर रहे हो जिससे आपका शेयर प्राइस मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई डिसीजन है, तो आपको एकदम टाइमली आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये रेगुलेशन 30 का एकदम कंपलसरी मैटर है, ठीक है ना। और वैसे ही प्रोमोट बोर्ड डाइवर्सिटी, हाँ, पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
देखो, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना आपको इंकरेज करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एक मीटिंग मतलब हर महीना या हर क्वार्टरली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, कब कब हम मीटिंग करेंगे, कब कब हम उनको प्रमोट करेंगे, कब मोटिवेट करेंगे। उनकी एक्सपीरियंस को आप देखेंगे, उनके जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको बोर्ड में मतलब सारे बैकग्राउंड के लोग होना चाहिए। सपोज आपने सारे बोर्ड पे सारे सीए का सीए रख लिए, तो ऐसा खाली सीए ही आएगा तो फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कस कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है तो आपको इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, ठीक है ना। तभी आपके वाटर ट्रीटमेंट, ग्रीन एनर्जी, रिसाइकल पर्पस के लिए जो जिसके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, ऐसे लोग भी आपके बोर्ड में चाहिए। साइंटिस्ट होगा तो आपको अच्छे से और ज्ञान दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, स्किल्स को अपने स्किल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि सारे बोर्ड में ना एक ही जैसे ही क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बंदे आ गए। तो आपको ना मतलब वैरायटी ऑफ वो बंदे होना चाहिए जिससे कि आपका बोर्ड कॉम्पोजिशन बने, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कंपनी को चला सको। जरूरत पड़े तो हर बंदा अपना अपना नॉलेज शेयर कर सके। और आपस में जो मेंबर्स होते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उसको इतना मिटिगेट कर देना चाहिए कि जैसे कि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा ना हो आपस में, ठीक है ना। बोर्ड मेंबर्स के, एमपीज, रिलेटिव्स का तो इंटरेस्ट मिटिगेशन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितना मिटिगेट हो सके। उसके बाद पॉलिसी ऑन प्रिवेंशन सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये तो मैंडेटरी है ही, आपको एनुअल रिटर्न में भी ये देना पड़ेगा। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, नहीं हुआ तो आप करेंगे, उसकी पॉलिसीज़ बनाएंगे। पॉस एक्ट में पॉलिसीज़ बना के आपको इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वेबसाइट में, और उसकी मतलब जो विजिलेंस है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आर्किवल पॉलिसी जो अपना, हाँ ये आपको मैंने बोला था ना, रिकॉर्ड्स आप कितना दिन तक रखेंगे। देखो, कंप्लायंस की रिकॉर्ड्स कितने साल रखना है, लीगल कितना दिन रखना है, ये सारे रिकॉर्ड्स को ना आपका एक लिस्ट बनेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट कितने साल तक हमें रखना है, ठीक है ना। यूजुअली 8 ईयर्स हो गया तो 8 ईयर्स तक रखना है। कोई डॉक्यूमेंट से परमानेंट है तो परमानेंट रखना है। इसकी एक पॉलिसीज बनेगी, जो भी एलओडीआर कंपनी एक्ट बोल रहा है आपको पढ़ के लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या हो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं, उसको मिटिगेट करना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको कल डिस्कस करा था, रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। ये आपको रिस्क को मिटिगेट करके चलना है, जितना हो सके रिस्क मिटिगेट करो। सक्सेशन प्लानिंग में ये देखना है, मतलब सडन किसी का डिपर्चर हो जाए तो इंस्टेंट टैलेंट पाइपलाइन आपको ना रेडी रखना पड़ेगा। प्लान, लीडरशिप कंटिन्यूटी, अगर कोई लीडर जा रहा है तो एकदम से ऐसा ना हो कि कोई सीएफओ चला गया और मतलब एकदम से कंपनी में क्रांच आ गई, कौन संभालेगा काम, है ना, हाहाकार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास ना लीडरशिप की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर एक गया तो दूसरा बैकअप प्लान हो कम से कम, ठीक है, जिससे कि कुछ दिनों के लिए एक बार होल्ड कर ले। उसके बाद कोई एकदम बढ़िया लीडर अगर आपको चाहिए, लगता है कि ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, आप दूसरा बढ़िया लीडर हायर कर लो, ठीक है ना। लेकिन तब तक आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। कुछ लीडर्स के आपके पास सीवी हमेशा एचआर पे रेडी होना चाहिए कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो, मतलब कुछ सीबीज हमेशा रेडी होना चाहिए। ये इंटरनल प्रोसीजर, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सीबीज रेडी होना चाहिए, लेकिन ये इंटरनल प्रोसेस है जो आपको देखने को मिलेगा, मतलब जब आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, आईडी का अपॉइंटमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, उसके राइट्स क्या होगा, रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा, उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपको। विजिल ब्लोअर पॉलिसी, विजिल मैकेनिज्म, उनकी अनएथिकल एथिकल कंडक्ट, एनाबल रिपोर्टिंग ऑफ, ये सारे विजिटल प्रोटेक्शन आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, प्रोटेक्शन ऑफ विजिटल ब्लोअर्स। अगर कोई आपको रिपोर्ट कर देता है और उसके पीछे or % of the pre-issue capital as part of the offer for sale. As on the date of the draft red herring prospectus, our board comprises 8 directors, including 2 women directors, of whom 4 are executive directors and 4 are independent directors, including 1 woman independent director. SS Retail Limited's revenues from operations stood at rupees 4,976.41 million, with an operating EBITDA margin of approximately 6% as at 3 months ended June 30, 2025, and revenues from operations stood at rupees 15,979.31 million, with an operating EBITDA margin of approximately 5.03% in FY 2024-25.
the company registered a PAT of approximately rupees 148.55 million, reflecting a PAT margin of approximately 2.99% as at 3 months ended June 30, 2025, and PAT of approximately rupees 398.61 million, reflecting a PAT margin of approximately 2.49% in FY 2024-25. Investors are advised to read the DRHP, including pages beginning 375, for further information on financials of SS Retail Limited. Set out is a summary of outstanding litigation proceedings involving our company, subsidiary, group companies, promoters, directors, key managerial personnel, and senior management as on the date of the draft Red Herring Prospectus. The net proceeds are proposed to be used for funding capital expenditure for fit-outs towards setting up of new stores in fiscal 2027 and fiscal 2028, part funding of the incremental working capital requirements of our company, and general corporate purposes. Objects of the offer: funding capital expenditure for fit-outs towards setting up of new stores in fiscal 2027 and fiscal 2028, estimated amount of rupees 124.53 million to be funded from the net proceeds. Part funding of the incremental working capital requirements of our company, estimated amount of rupees 2015.47 million to be funded from the net proceeds. General corporate purposes, estimated amount of rupees million. The net proceeds are proposed to be used in accordance with the details provided in the table as shown. The IPO is being made through the book building process with allotment of up to 50% of the net offer will be available for allocation to QIB bidders. Not less than 15% of the net offer or the offer less allocation to the QIB bidders, and RIIs will be available for allocation for non-institutional bidders. Not less than 35% of the net offer or offer less allocation to QIB bidders and non-institutional bidders will be available for allocation to retail individual bidders, and the employee reservation portion shall constitute up to 5% of the post-offer equity share capital of our company. The equity shares are proposed to be listed on BSE and NSE. The book running lead managers to the offer are Anand Rathi Advisors Limited and MK Global Financial Services Limited. Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk, and investors should not invest any funds in the offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Please read the draft Red Herring Prospectus dated December 27, 2025 and any corrigendum or addendums thereto. Potential investors should rely on the Red Herring Prospectus to be filed in relation to the offer and the price band advertisement for making any investment decision in the offer. Neither our company nor our promoters or selling shareholder are seeking any investment from you based on this video.